कैसे हैं सर आप? सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं कृतिका 92.7 बिग एफएम से। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच कृतिका, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। सेम मैं यार सर। डॉक्टर नागमणि हूँ और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं काम करता हूँ यहाँ जसलोक में, जी। सैफी में, कार हिंदुजा में, ब्रीच कैंडी में। और मेरा खुद का सेंटर है जहाँ हम लोग डे केयर में स्टोन्स ट्रीट करते हैं। सवेरे बुला के दोपहर को घर भेज देते हैं हम लोग पेशेंट। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस। तो मुझे बताइए सबसे पहले लॉकडाउन आपका कैसा रहा? ये कैसे सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी आपसे पूछा होगा, मैं भी आपसे पूछती हूँ, कैसा रहा आपका लॉकडाउन? चलो, ये लॉकडाउन तो बहुत मुश्किल काम है। हम लोग पहले 3-4 सर्जरी दिन में करते थे। आजकल हम लोग हफ्ते में 4 या 5 सर्जरी करते हैं। पहले 2.5 महीना 3 महीना तो टोटली बंद था। अभी 3 साढ़े 3 महीने से हम लोग ने काम चालू किया है। फॉर्चुनेटली पहला जो जसलोक था, सैफी था, यहाँ पे टेंशन होता था कि कोविड पेशेंट नॉन कोविड पेशेंट को भी बीमारी देते थे। तो हम्म। आजकल इनका तो बहुत अच्छा सिंपल वे में प्रोसीजर करके वो दोनों पेशेंट्स को मिक्स करने नहीं देते हैं। तो उनके लिए लिफ्ट अलग रहता है, उनके लिए स्टाफ अलग रहता है, उनके लिए वार्ड अलग रहता है। तो अभी आप जाएंगे, समझो आप जसलोक में जाएंगे तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई दूसरा पेशेंट से कोविड हो जाएगा। पहला ये होता था, अभी लास्ट हम्म। 3 महीने 4 महीने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ज़्यादा जानकारी है उनको तो सब कुछ। आ, दूसरा पेशेंट को कोविड पेशेंट से कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स टुगेदर। और इतना अच्छा नहीं। हो गया अभी सिस्टम कि हम लोग लास्ट मंथ जसलोक में हम लोग 4 किडनी ट्रांसप्लांट भी किए, लाइफ नहीं। रिलेटेड। फैमिली वाले हम्म। ने दिया और हम लोग ने कोविड के ज़माने में भी वी वेंट अहेड एंड वी डिड अ ट्रांसप्लांट। इसी वाओ, यानी सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और अब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। करेक्ट, धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन आई एक्चुअली मस्ट प्रेज द पेशेंट्स। अनलेस दे हैव एन इमरजेंसी दे डोंट कम, दे आर वरीड अबाउट द इन्फेक्शन। वी हम्म। आर आल्सो वेरी हैप्पी टू डू लिमिटेड वर्क। हम्म। और ये तो ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही रखना है, क्योंकि रिस्क तो है, यू नो। जी। सो वी आर हैप्पी टू डू 1 सर्जरी अ डे rather than doing 3 4 5 सर्जरीज अ डे। हम्म। और मैं सोचता हूँ कि इट्स अ राइट थिंग, यू नो, वट एवर इज गोइंग ऑन इज राइट थिंग। सो जी। इमरजेंसी होता है, कोई किडनी ट्यूमर होता है, कोई ब्लैडर में कैंसर होता है, कोई प्रोस्टेट कैंसर होता है, कोई ऐसा इमरजेंसी स्टोन अटक गया है, तो हम लोग वो सर्जरी करते हैं। और जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से कर सकते हैं, वो हम लोग मेडिसिन से कर रहे हैं। जी, अभी वैसे आपने जैसे नाम लिया प्रोस्टेट के बारे में, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी प्रोस्टेट होता क्या है? व्हाट इज प्रोस्टेट? तो बेसिकली कैसा है, जैसा आपको मालूम है कि हम लोग को दो फिल्टरिंग यूनिट है, जो किडनी में है, जो एब्डोमेन में है। वहाँ पे जी। यूरिन फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्म होके एक छोटे पाइप के जरिए हम लोग का लोअर एब्डोमेन में एक यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे वो यूरिन स्टोर होता है। यूरिन स्टोर होके, तो ब्लैडर का दो काम होता है, एक जो है यूरिन स्टोर करना, और हम्म। दूसरा जो है यूरिन एम्प्टी करना। तो फिर वहाँ से एम्प्टी करने के लिए जो पैसेज है, जो जेंट्स में, तो ऑर्गन है, पीनस है, और सराउंडिंग दैट ऑर्गन इज द ग्लैंड कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो पैसेज को, इट इंसर्कल्स द पैसेज। और कभी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया तो फिर पैसेज में रुकावट होती है और यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। हम्म। तो मैनी पेशेंट्स जो 60 साल 65 साल 70 साल का, इनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है। उससे क्या तकलीफ होती है उनको, कि यूरिन फ्लो के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो बेसिकली ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ ग्लैंड विच फॉर्म्स सिक्रीशंस विच इज मिक्स्ड विद द सीमेन, जो हम लोग हम्म। का टेस्टी स्पर्म्स बनाती है। और जब हम्म। भी सेक्स करते हैं उसमें डिस्चार्ज में 5 सीसी फ्लूइड जो आता है, 4 सीसी फ्लूइड आता है, वो 3.5 4 सीसी जो है प्रोस्टेट से बनता है। हम्म। और ये फ्लूइड काम में आता है जो स्पर्म्स को फैसिलिटेट करने को, ओवम को इम्प्रेग्नेट करने के लिए। तो तो जी। अप टू अ सर्टेन एज प्रोस्टेट का काम होता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज देन द प्रोस्टेट का रोल कम होता है। बट एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एजिंग, जैसा आदमी का बाल कम हो जाता है, जैसा आदमी का बाल सफ़ेद हो जाता है, जैसा आंखों में कैटरैक्ट होता है, वैसा हम्म। प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रो होती है। और हम्म। ग्रो करने से वो पैसेज को रुकावट करती है, तो पेशेंट्स को तकलीफ होती है।
ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन डिसीज कंडीशंस क्या क्या होती है प्रोस्टेट में, सो व्हाट वुड इट बी? नॉर्मली जो प्रोस्टेट एनलार्ज होता है वो पैसेज को ब्लॉक करता है। तो पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, कोई रात को 4-5 बार उठना पड़ता है उनको। अच्छा। अच्छा, नॉर्मल यूरिन फ्लो जो होता है काफी तेज होता है। आप आम आदमी जाएगा इंटरवल में, पिक्चर के इंटरवल के टाइम पे तो 3 आदमी पेशाब कर चुके हैं और आपका यूरिन चालू ही रहेगा। यूरिन इतना स्लो आता है। हम्म। कभी कभी क्योंकि पूरा एम्प्टी नहीं होता है तो जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। कभी हम्म। कभी पेशाब लगता है तो आपको दौड़ना पड़ता है, नहीं दौड़ेंगे आप तो कपड़े में हो जाएगा। कभी पेशाब ओके। में जलन होगी और हम्म। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा हम्म। है, ऐसा सेंसेशन रहता है। हम्म। और ये जैसे आपने बताया इसका जो एज ग्रुप है, ये 60 के बाद ज्यादा ये प्रॉब्लम शुरू होता है? तो कॉमन कॉमन जो है प्रॉब्लम 60, 65, 70, 75। और पहले जमाने में बिफोर द मेडिसिन केम, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई है। हम्म। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 35 ईयर्स। तो पहले पहले ओके। जब भी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया हुआ था तभी हम्म। हम लोग अबाउट 5 प्रोस्टेट ऑपरेशंस हफ्ते में करते थे। अभी ओह हम ओके। लोग हफ्ते में 1 या 2 करते हैं। हम्म। मेडिसिन इतने अच्छे आए हैं। पहले अच्छा। ऑपरेशंस होते थे टाके के होते थे। हम्म। आजकल जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो दूरबीन से हो रही है। तो देर इज नो ओह, कट, नो स्टिच, नो होल, नथिंग एट ऑल। तो तो पेनफुल नहीं होता भाई, मतलब? हाँ, बेहोश करना पड़ता है कि जो दूरबीन है वो पेशाब के रास्ते से जाती है। ओके। वो हम्म। जो पीनस है, जो ऑर्गन है, वो तो बहुत डेलिकेट ऑर्गन रहता है। तो आप जब भी दूरबीन अंदर जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। तो वो हिसाब से पूरा बेहोश करते हैं हम लोग। तो हम्म। पूरा बेहोश होके अंदर यूरिन पैसेज से ही ये ऑपरेशन हम्म। हो जाता है। लेकिन ओके। आज के तारीख में इतनी अच्छी अच्छी गोलियां हो गई है कि जो पहले मैं इतना ऑपरेशंस करता था अभी वो कम हो गया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब किस हिसाब से सबसे पहले अगर किसी को भी सिम्टम आ रहा है तो वो समझ के सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें? पेशेंट रात को 3-4 बार उठने को चालू करेगा। नॉर्मली आदमी 45, 50, 55, 60 तक रात को उठता ही नहीं यूरिन पास करने के लिए। तो ये पेशेंट जो है प्रोस्टेट वाला पेशेंट रात को 2 बार उठेगा, 3 बार उठेगा, 4 बार उठेगा। हम्म। फिर उनका जो यूरिन फ्लो है काफी स्लो हो जाएगा। यूरिन फ्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो उनको एम्प्टीइंग कंप्लीट नहीं होगा। जोर करके करेगा तो भी पाँव के बीच में पेशाब गिर जाएगा। हम्म। कभी कभी पेशाब कंट्रोल में नहीं रहेगा, उनको हम्म। भागना पड़ता है। कोई हम्म। फंक्शन में जाएगा पहले ढूंढेगा टॉयलेट कहाँ है, नहीं तो मेरे को पेशाब कपड़े में हो जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन यूरिन फ्लो का नहीं होगा। और कभी कभार जो एडवांस केस हो जाएगा तो पेशाब टोटली बंद हो जाता है अचानक। पेशाब बंद हो ओके। जाता है तो पहले नली डाल के हम लोग को यूरिन खाली करना पड़ता है। और ओके। कभी कभार प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है और कभी कभार प्रोस्टेट के अंदर कैंसर भी हो सकता है। जी। इसमें बीपीएच क्या चीज होती है? व्हाट इज बीपीएच? तो बीपीएच आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो उसका, जैसा मेडिसिन में बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि वर्ड्स बड़े बड़े होते हैं, मीनिंग हम्म। सिंपल होता है। हम्म। बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट सॉरी, हाइपरट्रॉफी। बी वापस से बताइए। बीपीएच, जी। बी मतलब बिनाइन। ओके। बिनाइन मतलब कैंसर नहीं है। हम्म। प्रोस्टेट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। हाइपरट्रॉफी मीन्स बड़ा हो गया। हम्म। हम्म। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी मीन्स इसमें कैंसर नहीं है, इसमें टीबी नहीं है, खाली हम्म। एज पार्ट ऑफ एजिंग वो बढ़ गया है। तो ओके। बीपीएच का जो ट्रीटमेंट होता है, हम लोग ऑलवेज पहले आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। और ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट्स, 60% पेशेंट्स मेडिसिन से उनका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हो जाता है मेडिसिन ओके। से। हम्म। तो मतलब इसके कॉजेज क्या होते हैं, ये किस वजह से होता है? जैसे मैं बीपीएच के जैसे कॉजेज अगर आपसे पूछूं। जैसे मैं बताया आपको, इट इज पार्ट ऑफ एजिंग, एजिंग। नेचुरल प्रोसेस है। ओके। ओके। आपको कैटरेक्ट हो जाएगा तो आप पूछेंगे नहीं क्यों हुआ, हाँ। जी, क्योंकि क्योंकि सबको आपको पता है। मालूम हाँ। है वो एज। हाँ, एज के साथ तो कैटरेक्ट होता ही है। हम्म। इसका एज के साथ बाल सफेद हो गया तो आप पूछेंगे नहीं बाल सफेद क्यों हुआ है, वो नेचुरल है। बाल गिर जाएंगे, वो नेचुरल है। तो ये भी जी। प्रोस्टेट भी पार्ट ऑफ एजिंग है। जी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। ओके। ऐसा कुछ चीज नहीं है कि आप ये नहीं खाएंगे आपको नहीं होगा, आप हम्म। पानी ज्यादा पिएंगे आपको नहीं होगा, आप परहेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा, आप योगा करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा कुछ हम्म। बात नहीं है। तो ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रॉफी है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी इज पार्ट ऑफ एजिंग। ओके। समझे परफेक्ट। ना? अब आपने तो जिस हिसाब से समझाया मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया
कि क्या इसके रीजंस होते हैं और एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारे जो लिसनर्स आपको अभी सुन रहे हैं और अभी आपको वीडियो के थ्रू देख भी रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ऐसा है, आपको तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर का काम है कि आपको एग्जामिन करके, फैमिली डॉक्टर जो है बहुत बार उनको नॉलेज भी रहता है, तो वो मेडिसिन स्टार्ट करेंगे आपके लिए। 2-3 इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आपको करना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट है यूरिन का टेस्ट, कि प्रोस्टेट के कारण जो ब्लैडर में यूरिन रह जाता है उसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है क्या। दूसरी बात यह है, कभी कभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें कैंसर्स होते हैं, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, उसका नाम है सीरम PSA, ओके। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से आपको पता चल सकता है कि आपको कैंसर है क्या नहीं। हम्म। फिर एक सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं हम लोग हम्म। कि आपका ब्लैडर कैसा है, आपका किडनी कैसा है, फुल ब्लैडर कैपेसिटी कितना है आपका, पेशाब करने के बाद कितना रह जाता है। तो ये 3-4 टेस्ट से काफ़ी जानकारी मिलती है और हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑपरेट करना चाहिए या आपको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो भी ये वीडियो को देखेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, उनको इस चीज़ के बारे में डिटेल में पता लगेगा और अवेयरनेस जो है इस टॉपिक के ऊपर वो सब में आएगी। थैंक यू सो मच कृतिका। थैंक यू।